हेलो डॉक्टर्स। तो हमने न्यूक्लियस का सीरीज स्टार्ट किया था जिसमें हमारा आज का टॉपिक है सेल्फ सफिशिएंसी इन द ग्रोथ सिग्नल। अब ये क्या होता है, तो ये समझने के लिए आपको मेरे प्रीवियस वीडियो लेक्चर पे जाना पड़ेगा, जहां मैंने आपको हॉलमार्क ऑफ कैंसर डिटेल में समझाया था। मैंने वहां आपको बताया था कि जब हम टिश्यू लेवल पे बात करते हैं तो टिश्यू लेवल पर एनाप्लेसिया को हॉलमार्क ऑफ कैंसर कहा जाता है। हॉलमार्क ऑफ कैंसर कहा जाता है। लेकिन जब हम स्टडी करते हैं सेलुलर लेवल पर और मॉलिक्यूलर लेवल पर, तो हम देखते हैं कि सेल के अंदर ये 8 फंडामेंटल चेंजेस अगर आपको देखने को मिलते हैं, किसी भी सेल के अंदर अगर आपको ये 8 फंडामेंटल चेंजेस देखने को मिलते हैं, तो इन्हें हॉलमार्क ऑफ कैंसर कंसीडर किया जाता है, बट एट सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर लेवल। तो ये जो 8 हॉलमार्क हैं, मैंने इनको सीक्वेंस में यहाँ पे अरेंज किया हुआ है। ये 1 से लेकर 8 तक जो हॉलमार्क हैं, इनको ब्रीफ में मैंने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया था, लेकिन आज हम इनको एक एक करके डिटेल में समझेंगे। तो इसलिए सबसे पहले हमने पिकअप किया अपना फर्स्ट हॉलमार्क ऑफ कैंसर, दैट इज सेल्फ सफिशिएंसी इन द ग्रोथ सिग्नल। तो अपने टॉपिक पे वापस आते हैं, दैट इज सेल्फ सफिशिएंसी इन द ग्रोथ सिग्नल। अब इसका क्या मतलब होता है वो समझिएगा। तो मान लीजिए ये आपकी कोई नॉर्मल सेल है। क्या है? नॉर्मल सेल है। अगर इस नॉर्मल सेल को क्या करना है, सेल डिवीजन करना है, तो इसको एक सिग्नल की रिक्वायरमेंट होती है। किसकी रिक्वायरमेंट होती है? एक सिग्नल की रिक्वायरमेंट होती है कि वो सिग्नल आएगा कि सेल अब आपको डिवाइड करना है, तो सेल डिवीजन स्टार्ट कर देगी। लेकिन अगर ये नॉर्मल सेल ट्यूमर सेल में कन्वर्ट हो जाती है, किसमें कन्वर्ट हो जाती है? ट्यूमर सेल में कन्वर्ट हो जाती है, तो फिर इसको इस सिग्नल की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ये बिना किसी सिग्नल के भी सेल डिवीजन कर सकती है। इतनी बात समझ में आ गई। अब ये होता कैसे है? उसका रीजन ये है कि जब नॉर्मल सेल होता है तो नॉर्मल जीन्स होते हैं। क्या होते हैं? नॉर्मल जीन्स होते हैं, जिनको हम बोलते हैं प्रोटो ऑन्कोजीन। क्या बोलते हैं? प्रोटो ऑन्कोजीन्स बोलते हैं। लेकिन जो ट्यूमर सेल्स होती है उसमें ये प्रोटो ऑन्कोजीन्स जो होते हैं वो ऑन्कोजीन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं? ऑन्कोजीन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। अभी प्रोटो ऑन्कोजीन और ऑन्कोजीन की क्या कहानी है तो वो समझिएगा। जो प्रोटो ऑन्कोजीन्स होते हैं वो बेसिकली नॉर्मल जीन होते हैं। जब ये नॉर्मल जीन होते हैं तो फिर ये नॉर्मल फंक्शन करेंगे, यानी ये हमारी बॉडी में क्या करते हैं, हमारी बॉडी की नॉर्मल सेल ग्रोथ, नॉर्मल सेल डिवीजन, नॉर्मल सेल सर्वाइवल और सेल डिफरेंशिएशन में हेल्प करते हैं। और सेल किसी भी सिग्नल के अंडर आके क्या करती है? सेल डिवीजन परफॉर्म करती है, अपनी ग्रोथ परफॉर्म करती है। तो प्रोटो ऑन्कोजीन मतलब हमारी बॉडी की नॉर्मल जीन्स जो क्या करेंगे, हमारी नॉर्मल सेल ग्रोथ, सेल डिवीजन वगैरह सब कुछ करवाएंगे। लेकिन अगर हमारे इन प्रोटो ऑन्कोजीन्स में क्या होता है, म्यूटेशन देखने को मिलता है, तो उस म्यूटेशन की वजह से जो प्रोटो ऑन्कोजीन्स होते हैं ये ऑन्कोजीन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी कैंसरस जीन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। यानी ऑन्कोजीन्स क्या है? तो ऑन्कोजीन्स बेसिकली म्यूटेटेड फॉर्म है किसकी? प्रोटो ऑन्कोजीन की। अब जो ऑन्कोजीन्स हैं ये क्या करेंगे? ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन करेंगे, प्रोटीन्स बनाएंगे, और जिन प्रोटीन्स को बनाते हैं उनको बोलते हैं ऑन्कोप्रोटीन्स। क्या बोलते हैं? ऑन्कोप्रोटीन्स बोलते हैं। अभी ऑन्कोप्रोटीन्स क्या करेंगी? तो नॉर्मल जो जीन था वो तो सब कुछ नॉर्मल करा रहा था, लेकिन अब ये नॉर्मल जीन नहीं रहा है, ये ऑन्कोजीन में कन्वर्ट हो गया है, यानी अब चीजें नॉर्मल नहीं रहेंगी। तो जो ऑन्कोजीन्स होता है, जो ऑन्कोप्रोटीन्स बनाती हैं, उनके पास ये एबिलिटी होती है कि वो इस सेल ग्रोथ करा सकती हैं, सेल डिवीजन करा सकती हैं बिना किसी सिग्नल के। तो अब एबनॉर्मलिटी क्या आ गई? जब तक ये प्रोटो ऑन्कोजीन्स था तब तक सिग्नल की रिक्वायरमेंट थी। जैसे ही ऑन्कोजीन में कन्वर्ट हुआ अभी सिग्नल की रिक्वायरमेंट नहीं है। यानी कि जब ऑन्कोजीन्स प्रेजेंट होते हैं तब सेल को किसी भी सिग्नल की रिक्वायरमेंट नहीं होती सेल डिवीजन करने के लिए, वो बिना सिग्नल के भी कंटिन्यूस सेल डिवीजन कर सकती है। एक बार चलो हम अपनी सेल की नॉर्मल फिजियोलॉजी देख लेते हैं कि सेल नॉर्मली कैसे डिवाइड करती है। तो बेसिकली क्या होता है कि एक ग्रोथ फैक्टर होता है, वो ग्रोथ फैक्टर सिग्नल लेके आता है, और उस ये हमारी सेल है जो बॉक्स के अंदर है, ये हमारी सेल है। और इस सेल पे होता है ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर। तो बाहर से जो ग्रोथ फैक्टर आ रहा है उसको ये ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर क्या करते हैं? रिसीव करते हैं। और जब ये रिसीव करते हैं तो ये ग्रोथ फैक्टर जो सिग्नल लेके आ रहा होता है उस सिग्नल को हमारे इस साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है सिग्नल ट्रांसडक्शन प्रोटीन। क्या प्रेजेंट है? सिग्नल ट्रांसडक्शन प्रोटीन है। ये जो प्रोटीन्स होती हैं इस सिग्नल को ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर से लेके कहां जाती हैं? न्यूक्लियर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के पास लेके जाती हैं। न्यूक्लियर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर इस आने वाले सिग्नल को एनालाइज करता है और उस सिग्नल के अकॉर्डिंग ही क्या करता है? सेल ग्रोथ करवाता है, सेल साइकिल करवाता है बाय द हेल्प ऑफ ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। इतनी बात समझ में आ गई? ये नॉर्मल फिजियोलॉजी थी जो 5 फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही थी। ये इंपॉर्टेंट 5 फैक्टर्स है, आप ध्यान दीजिएगा। एक ग्रोथ फैक्टर होता है, वो कहीं से आता है, उसको कोई दूसरी सेल्स बनाती है, ठीक है। ये ग्रोथ फैक्टर्स आता है किसके पास? इस सेल के पास। इस सेल के पास होता है ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर, वो उस ग्रोथ फैक्टर को रिसीव करता है। इस सिग्नल को इसने रिसीव कर लिया। अब सिग्नल ट्रांसडक्शन प्रोटीन जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होती हैं उनकी हेल्प से जो मैसेज है जो इस ग्रोथ फैक्टर के थ्रू आया था उसको ये ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर जो होते हैं ये पहुंचाते हैं किसके पास?
न्यूक्लियर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के पास इनसाइड द न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होते हैं ये इस मैसेज को रीड करते हैं और उसी के हिसाब से जीन्स को एक्टिवेट करके ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन करते हैं, प्रोटीन्स बनाते हैं और उन प्रोटीन्स की हेल्प से क्या होता है, उन प्रोटीन की हेल्प से हमारी सेल की ग्रोथ होती है और सेल का डिवीजन होता है, सेल साइकिल चलती है। तो ये तो बात हुई थी नॉर्मल सेल के बारे में। किसके बारे में? नॉर्मल सेल के बारे में। अगर नॉर्मल सेल थी तो यहां जितने भी जीन रहे होंगे वो नॉर्मल जीन रहे होंगे। तो जीन्स कैसे रहे होंगे? नॉर्मल जीन्स रहे होंगे। और नॉर्मल जीन्स को हम क्या बोलते हैं? प्रोटो-ऑन्को-जीन्स बोलते हैं। यानी इन सबके पास कैसे जीन्स रहे होंगे? प्रोटो-ऑन्को-जीन्स। इन सारी चीजों के जो जीन्स रहे होंगे वो कैसे रहे होंगे? प्रोटो-ऑन्को-जीन्स रहे होंगे, नॉर्मल जीन्स रहे होंगे, तभी सब कुछ नॉर्मल फंक्शन हो रहा है। लेकिन मान लीजिए अगर म्यूटेशन हो जाता है, क्या हो जाता है? म्यूटेशन हो जाता है और ये प्रोटो-ऑन्को-जीन्स कन्वर्ट होकर किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? ऑन्को-जीन्स में। यानी कि मान लीजिए ये प्रोटो-ऑन्को-जीन्स किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? अब ऑन्को-जीन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो एक बार जब ऑन्को-जीन्स में कन्वर्ट हो गए तो उसके बाद जो सेल्स होती है, जो सेल होती है, वो अब इस पूरे पाथवे पे डिपेंडेंट नहीं रहती। अगर एक बार प्रोटो-ऑन्को-जीन किस में कन्वर्ट हो गया? ऑन्को-जीन में कन्वर्ट हो गया, तो अब इस सेल को जरूरी नहीं है कि वो इस पाथवे फॉलो करे सेल डिवीजन करने के लिए। सेल इस पाथवे से इंडिपेंडेंट हो जाती है। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि ट्यूमर सेल जो होती है वो इंडिपेंडेंट हो जाती है इन ऑल 5 फैक्टर्स से और इनके पाथवे से। एक बार प्रोटो-ऑन्को-जीन ऑन्को-जीन में कन्वर्ट हो गया तो सेल जो होती है वो इस पाथवे से इंडिपेंडेंट हो जाती है। अब सेल को जरूरत नहीं है कि कोई ग्रोथ फैक्टर आएगा, उसको ग्रोथ फैक्टर रिसीव करेगा, तब सिंगल ट्रांसपोर्टेशन प्रोटीन के थ्रू वो मैसेज सिंगल न्यूक्लियर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर तक पहुंचेगा, तब जाके सेल डिवाइड करेगी। ऐसा नहीं है। अगर प्रोटो-ऑन्को-जीन ऑन्को-जीन में कन्वर्ट हो चुका है तो अब सेल इन पाथवे के इस सिग्नल से इंडिपेंडेंट हो जाती है और इंडिपेंडेंटली अपनी बेसिस पे ही क्या कर देती है? सेल डिवीजन स्टार्ट करवा देती है। तो यही बात हम कहना चाहते हैं कि जब ट्यूमर सेल्स जो होती हैं जिनके अंदर म्यूटेशन हो चुका होता है, प्रोटो-ऑन्को-जीन ऑन्को-जीन में कन्वर्ट हो चुका होता है, उनके अंदर ये एबिलिटी आ जाती है कि वो इन 5 ग्रोथ फैक्टर पे डिवाइड, जो 5 फैक्टर हैं, जो 1 to 5 जो आपके सामने फैक्टर दिख रहे हैं, इन पे डिपेंडेंसी नहीं शो करती है फॉर सेल डिवीजन। ठीक है। अब ऐसा फिर कौन करवाएगा? अगर इन पे डिपेंडेंट नहीं है तो कोई तो करवाएगा। तो जब प्रोटो-ऑन्को-जीन्स ऑन्को-जीन में कन्वर्ट हुए हैं तो ऑन्को-जीन्स जो होते हैं ये बनाते हैं ऑन्को-प्रोटीन्स। तो अब जो सारा कुछ जिसके हाथ में आ जाता है वो है ऑन्को-प्रोटीन्स। अब ऑन्को-प्रोटीन्स अपने हिसाब से सेल को चलाती हैं और अपने हिसाब से क्या करवाती हैं? सेल डिवीजन और सेल प्रोलिफरेशन करवाती हैं। इतनी बात समझ में आ गई? नॉर्मल फिजियोलॉजी होगी सेल की तो ये 5 फैक्टर्स हैं, इन पे बात डिपेंड करेगी। लेकिन अगर म्यूटेशन हो गया, प्रोटो-ऑन्को-जीन ऑन्को-जीन में कन्वर्ट हो गया, तो अब जो ऑन्को-जीन है उनसे बनने वाली जो ऑन्को-प्रोटीन्स है वो डिसाइड करेंगी। इसको एक एग्जांपल से समझिए। अगर ये ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर है, इसके अंदर इसका जो जीन था वो प्रोटो-ऑन्को-जीन था, तो ये नॉर्मली फंक्शन कर रहा था। लेकिन अगर इसका प्रोटो-ऑन्को-जीन ऑन्को-जीन में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि म्यूटेटेड जीन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये जो ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर है ये अपना नॉर्मल फंक्शन नहीं करेगा। इसका नॉर्मल फंक्शन क्या था कि जब ये मैसेज आएगा तब इस मैसेज को सिंगल ट्रांसडक्शन प्रोटीन के थ्रू कहां ले जाना है? यहां पे ले जाना है, न्यूक्लियस के पास ले जाना है। लेकिन क्योंकि अब इसमें हो गया म्यूटेशन होने की वजह से अगर ये हाइपर एक्टिविटी शो करता है, तो बिना इस ग्रोथ फैक्टर के ऑन्को-प्रोटीन की हेल्प से कंटिन्यूअस मैसेज भेजता रहेगा कि हाँ मैसेज आ गया, ग्रोथ फैक्टर से मैसेज आ गया, सेल डिवीजन करो। यानी कि बेसिकली ग्रोथ फैक्टर आया नहीं है, कौन आया है? ऑन्को-प्रोटीन्स आई हैं। और ऑन्को-प्रोटीन्स के आने पे ये ग्रोथ फैक्टर क्या कह रहा है? रिसेप्टर क्या कह रहा है कि हाँ मैंने देखा है ग्रोथ फैक्टर आ चुका है, तुम क्या करो? कंटिन्यूअसली सेल डिवीजन करो। तो यहां पे ग्रोथ फैक्टर नहीं करा रहा सेल डिवीजन, साइकिल उस पाथवे से इंडिपेंडेंट हो चुकी है। ये ऑन्को-प्रोटीन आई और इसने क्या किया? सेल डिवीजन करा दिया। ठीक है। तो ये 5 लेवल्स हैं। इन 5 लेवल्स को आप ध्यान में रखिए। इन 5 लेवल्स में कहीं भी म्यूटेशन हो सकते हैं और जिसकी वजह से जो हमारी सेल है वो अपने नेचुरल पाथवे से इंडिपेंडेंट हो सकती है और ऑन्को-प्रोटीन की हेल्प से सेल डिवीजन परफॉर्म कर सकती है। चलो एक एक करके हम इन 5 फैक्टर के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहली कहानी कि ग्रोथ फैक्टर म्यूटेशन। जो ग्रोथ फैक्टर आता है उसका म्यूटेशन, यानी ये जो ग्रोथ फैक्टर आ रहा है जिसको रिसीव करेगा हमारा ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर, इस ग्रोथ फैक्टर का कोई म्यूटेशन हो। क्योंकि जो हमारी सेल के अंदर बेसिकली एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है जिसको कोई टीचर बताता नहीं, ध्यान से सुना। ये ग्रोथ फैक्टर जो आता है ना, ये बेसिकली बाहर से आता है। कहां से आता है? आउटसाइड से आता है। कोई आउटसाइड सेल इसको बना के भेजती है, इसको बोलते हैं पैराक्राइन लूप। ठीक है। तब ये इसके पास जाता है।
लेकिन अगर मान लीजिए इस सेल के अंदर म्यूटेशन हुआ, क्या हुआ, म्यूटेशन हुआ, और इस सेल के अंदर जो ग्रोथ फैक्टर के जीन्स थे, ग्रोथ फैक्टर के जो जीन्स थे, जिनको हम प्रोटो ऑन्को जीन्स बोल रहे थे, वो ऑन्को जीन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं? ऑन्को जीन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये जो सेल थी ये खुद ही ग्रोथ फैक्टर रिलीज कर रही है, और इसी सेल से रिलीज होने वाले ग्रोथ फैक्टर इसी सेल के ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर में जा रहे हैं। यानी सेल अपने ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर के लिए खुद ही ग्रोथ फैक्टर बनाने लग गई है, और ये वाला ग्रोथ फैक्टर जो है ये इस बाहर से आने वाले ग्रोथ फैक्टर की तरह दिखता है, सिमिलर है, बट बेसिकली ये ग्रोथ फैक्टर क्या है? एक ऑन्कोप्रोटीन है, जो इस आने वाले ग्रोथ फैक्टर की तरह दिख तो रही है बट वो है नहीं। तो इन दिस म्यूटेशन बेसिकली क्या होता है कि सेल के ग्रोथ फैक्टर्स के अंदर, ग्रोथ फैक्टर के जो जीन्स होते हैं उनके अंदर म्यूटेशन हो जाता है, और उस म्यूटेशन की वजह से सेल खुद ही, सेल के अंदर ये एबिलिटी आ जाती है कि वो सिंथेसाइज करने लग जाती है ग्रोथ फैक्टर्स, जिसके लिए आपके जो ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर है वो रिसेप्टिव है। तो जिसकी वजह से क्या होगा, इसको बोलेंगे ऑटोक्राइन लूप। खुद ही ग्रोथ फैक्टर बना रहे हो, खुद ही के ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर को एक्टिवेट कर रहे हो, खुद ही सेल की ग्रोथ, सेल की साइकिल, सेल डिवीजन करा रहे हो। ठीक है, अब ऐसे कौन से ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर हैं जिनके अंदर म्यूटेशन होता है और उसकी वजह से कौन कौन से कैंसर होते हैं, तो वो भी समझ लेते हैं। पीडीजीएफ बीटा, अगर इसमें अगर आपको म्यूटेशन देखने को मिलता है तो बीटा से याद रखिएगा, बी से फॉर ब्रेन ट्यूमर, क्या होगा? ब्रेन ट्यूमर होगा। टीजीएफ अल्फा, अल्फा में ए आता है तो ए से याद रखना एस्ट्रोसाइटोमा। एस्ट्रोसाइटोमा क्या है? एक तरह का ब्रेन ट्यूमर है। कहां होता है? सेरिब्रम में जो ग्लियल सेल्स होती हैं, ग्लियल सेल्स में भी कौन सी सेल? एस्ट्रोसाइट्स। तो एस्ट्रोसाइट्स के अंदर ट्यूमर आपको देखने को मिलता है। ठीक है, इसके अलावा एफजीएफजी जीन होते हैं, इनकी दो फॉर्म होती है, एक होता है एचएसटी और एक होता है एफजीएफ3। एचएसटी अगर जीन के अंदर म्यूटेशन देखने को मिलेगा तो आपको क्या देखने को मिलेगा? ऑस्टियोसार्कोमा। और एफजीएफ3 की जीन के अंदर अगर आपको म्यूटेशन देखने को मिलेगा तो आपको देखने को मिलेगा यूरिनरी ब्लैडर एंड गैस्ट्रिक कैंसर। साथ ही साथ अगर आपको एचजीएफ जीन में अगर आपको म्यूटेशन देखने को मिल रहा है, एचजीएफ जीन यानी कि हेपेटोसाइट ग्रोथ फैक्टर जीन, ठीक है, इसके अंदर अगर आपको म्यूटेशन देखने को मिल रहा है तो आपको देखने को मिलेगा हेपेटोसाइट सेलुलर कार्सिनोमा, यानी एक तरह का लिवर ट्यूमर। ठीक है, हेपेटोसाइट से इतना तो समझ सकते हो आप, लेकिन वो दूसरे तरह का सवाल पूछ सकता है कि इस एचसीएफ जीन को और क्या बोलते हैं, तो इस एचसीएफ जीन को हम और क्या बोलते हैं? स्कैटर फैक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्कैटर फैक्टर बोलते हैं। तो एक तो हमने पहला ये म्यूटेशन का केस देखा जहां सेल के अंदर एबिलिटी आ जाती है कि वो अपने लिए खुद ही ग्रोथ फैक्टर तैयार कर ले, जिसको उसी सेल का ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर क्या कर ले? रिसीव कर ले, और इस तरीके से क्या हो जाए? अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन। क्या हो जाए? अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन हो जाए। चलो अब हम नेक्स्ट पे बात करते हैं। नाउ डिस्कसिंग सेकंड फैक्टर, दैट इज ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर म्यूटेशन। तो मैंने बताया था कि जब सेल अपनी नॉर्मल फिजियोलॉजी परफॉर्म करती है, नॉर्मल सेल ग्रोथ और सेल डिवीजन करती है, तो उसमें 5 फैक्टर्स हैं जो रोल प्ले करते हैं, जिसमें ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर, ग्रोथ फैक्टर का जो म्यूटेशन था वो हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम डिस्कस करेंगे ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर म्यूटेशन के बारे में। यानी जो ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर है, अगर इसके जीन्स में म्यूटेशन हो जाता है, इनके जीन्स में म्यूटेशन हो जाता है तो क्या होता है? नॉर्मल फिजियोलॉजी आपको पता है कि ग्रोथ फैक्टर आएगा, ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर उसको रिसीव करेगा, जो सिग्नल ये रिसीव करेगा उसको सिग्नल ट्रांसडक्शन प्रोटीन के थ्रू न्यूक्लियर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के पास भेज दिया जाएगा। वहां से ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन होगी, प्रोटीन बनेंगी, और वो प्रोटीन सेल ग्रोथ और सेल साइकिल को आगे कैरी आउट करेंगी। हमें समझना है कि जीएफआर जीन, यानी ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर के जो जीन्स होते हैं उनमें म्यूटेशन हो जाएगा तो क्या हो सकता है? तो अगर उनमें म्यूटेशन हो जाएगा तो सबसे पहली चीज तो ये हो सकती है कि ये जो रिसेप्टर्स हैं ये कॉन्स्टेंटली एक्टिवेट हो सकते हैं। यूजुअली होता ये था कि जब ये ग्रोथ फैक्टर आता था तभी ये रिसेप्टर एक्टिवेट होते थे, तभी मैसेज भेजते थे, लेकिन ड्यू टू द म्यूटेशन ऐसा हो सकता है कि ये जो ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर है ये कॉन्स्टेंटली एक्टिवेशन शो करें, और जिसकी वजह से कॉन्स्टेंटली मैसेज जाए किसके पास? सिग्नल ट्रांसडक्शन प्रोटीन के पास कॉन्स्टेंटली मैसेज जाता है, जिसकी वजह से न्यूक्लियर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के पास, जिसकी वजह से कंटिन्यूअसली सेल साइकिल चलती रहती है और सेल डिवीजन होता रहता है। तो एक तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा, ये जो ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर है ये म्यूटेशन की वजह से, किसकी वजह से? म्यूटेशन की वजह से रेजिस्टेंस शो कर सकते हैं एपोप्टोसिस के लिए। क्या शो करते हैं? रेजिस्टेंस शो कर सकते हैं एपोप्टोसिस के लिए। ये क्या चीज हुई? देखो क्या होता है, जब ये कोई सेल है इसका फंक्शन ओवर हो जाए, क्या हो जाए? इसका फंक्शन क्या हो जाए? ओवर हो जाए, या फिर इसका डीएनए डैमेज हो जाए। क्या हो जाए? डीएनए डैमेज हो जाए, तो इस सेल को किल कर दिया जाता है, या ये सेल अपने आप को खुद ही किल कर लेती है। इस चीज को हम बोलते हैं प्रोग्राम्ड सेल डेथ, या फिर इसी का दूसरा नाम है एपोप्टोसिस। और एपोप्टोसिस कराने के लिए अगर किसी सेल का फंक्शन ओवर हो जाता है तो बाहर से एक मैसेज आता है कि इस सेल की डेथ करा दी जाए, लेकिन ये जो रिसेप्टर है ये वर्क ही नहीं कर रहे हैं। जब ये वर्क ही नहीं करेंगे तो एपोप्टोसिस का मैसेज कन्वे नहीं होगा और इस सेल की डेथ नहीं होगी। तो ये सेल एपोप्टोसिस के लिए क्या शो करेगी? रेजिस्टेंस शो करेगी। इसी के साथ साथ ड्रग के लिए रेजिस्टेंस शो कर सकती है, और उसी के साथ साथ किसी अदर सेल से आने वाले किसी सिग्नल, किसी मैसेज को भी अफेक्ट हो सकता है,
जिसकी वजह से सेल्स के बीच में जो इंटरेक्शन होगा वो इंटरेक्शन होता है वो इंटरप्ट हो सकता है। ठीक है, तो अब आते हैं मेन मुद्दे पे कि जो ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर के जो जीन है उनके अंदर म्यूटेशन होगा। ठीक है, तो उनके अंदर जो म्यूटेशन देखने को मिलता है वो बेसिकली पॉइंट म्यूटेशन देखने को मिलता है, एक्सेप्ट 2 जीन को छोड़ के RB2 और PDGFR बीटा, इन दोनों के केस में एम्प्लीफिकेशन देखने को मिलता है, जीन जो होता है वो हाइपर एक्टिविटी शो करता है। मोस्टली जो हमको म्यूटेशन देखने को मिलता है, जो ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर में जो म्यूटेशन देखने को मिलता है वो टायरोसिन काइनेस फैमिली में देखने को मिलता है। जो आप EGFR रिसेप्टर हैं यानी एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर हैं, और जो या फिर PDGFR रिसेप्टर हैं यानी प्लेटलेट ड्राइव्ड ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर जो है, ये दोनों ही किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, टायरोसिन काइनेस फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो EGFR1 के अंदर अगर म्यूटेशन होता है तो कॉज होता है एडिनोकार्सिनोमा ऑफ लंग, और EGFR2 के अंदर अगर म्यूटेशन होता है तो ये कॉज करता है ब्रेस्ट कार्सिनोमा। उसी तरीके से PDGFR बीटा अगर इस जीन में म्यूटेशन होता है तो इट कॉजेस ब्रेन ट्यूमर। ये हो क्यों रहा है कैंसर, ये आपको समझ में आया? क्योंकि जो आपका रिसेप्टर है ये कांस्टेंट एक्टिवेशन शो करेगा, कांस्टेंट एक्टिवेशन शो करेगा तो कांस्टेंट मैसेज आएगा, और कांस्टेंट मैसेज आएगा तो कांस्टेंटली सेल साइकिल और सेल डिवीजन चलता रहेगा। उसी तरीके से जो FLT3 जीन है अगर इसमें म्यूटेशन होता है तो इट कॉजेस ल्यूकेमिया। EGFR रिसेप्टर, PDGFR रिसेप्टर ये किस फैमिली से बिलोंग करते हैं? दे बिलोंग टू द टायरोसिन काइनेस फैमिली। इसके साथ साथ और भी अदर जीन होते हैं, और भी अदर जीन्स होते हैं जो ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर्स को कंट्रोल करते हैं, जैसे कि अल्क रिसेप्टर। अल्क रिसेप्टर में अगर म्यूटेशन होगा तो इट कॉज एड्रेनल ग्लैंड न्यूरोब्लास्टोमा, यानी कि एड्रेनल ग्लैंड में आपको न्यूरोब्लास्टोमा देखने को मिलेगा। न्यूरोब्लास्टोमा क्या होता है? इट इज अ कैंसर डेवलप्ड फ्रॉम द इमेच्योर नर्व सेल्स। इसके साथ अगर अल्क रिसेप्टर में म्यूटेशन देखने को मिलेगा तो इट कॉजेस एडिनोकार्सिनोमा ऑफ लंग एंड इट आल्सो कॉज इन्फ्लेमेटरी मायोफाइब्रोब्लास्टिक ट्यूमर। ठीक है, उसी तरीके से किड जीन अगर इसमें म्यूटेशन देखने को मिलेगा तो आपको क्या देखने को मिलेगा? गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल स्ट्रोमल ट्यूमर, साथ ही साथ आपको देखने को मिलेगा एक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया, मैस्टोसाइटोसिस, मेलानोमा एंड सेमिनोमा। आपको इस ट्रिक से याद कर सकते हैं गेम्स। G स्टैंड फॉर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल स्ट्रोमल ट्यूमर एंड सो ऑन। ठीक है, अब एक और के बारे में बात करें, ये तो हमने म्यूटेशन के बारे में बात किया, एक और जीन है जिसमें म्यूटेशन हो सकता है, वो है रेड जीन। तो रेड जीन में अगर म्यूटेशन होगा तो क्या होगा? इट कॉज मेडुलरी कार्सिनोमा ऑफ थायराइड। जो रेड जीन है ये कहां प्रेजेंट होता है? 10th क्रोमोसोम में प्रेजेंट होता है, और बेसिकली इसमें क्या देखने को मिलता है? गेन ऑफ फंक्शन देखने को मिलता है, यानी कि मैंने आपको बताया था वो रिसेप्टर क्या होगा, इससे एसोसिएटेड जो रिसेप्टर होगा वो कॉन्स्टेंटली एक्टिवेशन शो करेगा, और कॉन्स्टेंटली एक्टिवेशन शो करने की वजह से गेन इन फंक्शन मिलेगा। दिस रेड जीन इज आल्सो एसोसिएटेड विद MEN2A एंड MEN2B सिंड्रोम। ये तो हमने बात करी कि अगर जो रेड जीन होगा वो गेन इन फंक्शन शो करेगा, यानी कि जो रिसेप्टर है इससे एसोसिएटेड जो रिसेप्टर है वो कांस्टेंट एक्टिवेशन शो कर रहा है। लेकिन मान लीजिए कि रिसेप्टर एक्टिवेशन शो नहीं करेगा, यानी कि अगर लॉस ऑफ फंक्शन देखने को मिले, गेन ऑफ फंक्शन की जगह इस रेड जीन से अगर हमको लॉस ऑफ फंक्शन देखने को मिलेगा तो कौन सी डिसीज होगी? तो उसको हम बोलेंगे हिस्पर्ग डिसीज। क्या बोलेंगे? हिस्पर्ग डिसीज। ठीक है, तो ये हमने 2 फैक्टर के बारे में बात कर ली। हमने ग्रोथ फैक्टर के अंदर म्यूटेशन, ग्रोथ फैक्टर के जो जीन्स थे उनके अंदर म्यूटेशन होगा उसकी बात कर ली। ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर के जो जीन थे उनके अंदर म्यूटेशन होगा तो उसकी बात कर ली। अब हम बात करेंगे सिग्नल ट्रांसडक्शन प्रोटीन म्यूटेशन के बारे में, कि जो सिग्नल ट्रांसडक्शन प्रोटीन होती है वो प्रोटीन जो मैसेज कैरी करके ले जाती है फ्रॉम द ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर टू, ये जो सिग्नल ट्रांसडक्शन प्रोटीन होती है ये मैसेज कैरी करके ले जाती है फ्रॉम ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर टू न्यूक्लियर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। तो यहां से इस तरीके से ये मैसेज को ट्रांसफर करती हैं। तो अगर इन सिग्नल ट्रांसडक्शन प्रोटीन का जो जीन है उनके अंदर म्यूटेशन होगा तो क्या देखने को मिल सकता है? तो इनके अंदर अगर म्यूटेशन देखने को मिलेगा, इन प्रोटीन के अंदर म्यूटेशन देखने को मिलेगा तो क्या हो सकता है कि प्रोटीन का अमाउंट बढ़ जाए या प्रोटीन का अमाउंट कम हो जाए। बढ़ जाएगा प्रोटीन का अमाउंट तो आपको क्या देखने को मिलेगा? गेन ऑफ फंक्शन देखने को मिलेगा। अगर डिक्रीज हो जाएगा तो आपको लॉस ऑफ फंक्शन देखने को मिल सकता है। ठीक है, अल्टर्ड सिग्नल सेंसिटिविटी देखने को मिल सकती है। अगर इस प्रोटीन की क्वालिटी में अगर कोई चेंज आता है तो उससे इस सिग्नल को जो आ रहा है, सिग्नल जो लेके जाना है उसको कितना सेंसिटिविटी के साथ कैरी करके ले जाना है उसमें दिक्कत हो सकती है, या फिर जो फीडबैक मैकेनिज्म होता है उसको सेंस करने में भी प्रॉब्लम हो सकती है, डिसरेगुलेशन हो सकता है। ठीक है, तो सिग्नल ट्रांसडक्शन प्रोटीन जो होती है इनका काम मैंने आपको बता चुका है कि GFR से मैसेज को कैरी करके कहां ले जाना है? न्यूक्लियर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के पास ले जाना है। वहां से ये मैसेज जो है वो प्रोटीन के फॉर्म में कन्वर्ट होगा बाय ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन, और वो प्रोटीन क्या करेंगी? सेल साइकिल एंड सेल ग्रोथ करेंगी। तो सिंगल ट्रांसडक्शन प्रोटीन की अंदर म्यूटेशन होने से ये सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अब हम बात करते हैं कुछ सिग्नल ट्रांसडक्शन प्रोटीन के जीन्स के बारे में। तो जो मोस्ट कॉमन है इसमें वो है रास म्यूटेशन, यानी रास फैमिली के जो जीन्स होते हैं उनके अंदर म्यूटेशन जब देखने को मिलता है वो मोस्ट कॉमन होता है। तो इट इज मोस्ट कॉमन प्रोटोऑन्कोजीन टू बी म्यूटेटेड इन द ह्यूमन ट्यूमर। ह्यूमन ट्यूमर्स के अंदर वो प्रोटोऑन्कोजीन जो सबसे ज्यादा म्यूटेटेड होता है वो रास फैमिली का ही होता है, रास म्यूटेशन होता है। ठीक है, इसका एक एग्जांपल भी हमको देखने को अभी मिलेगा, ब्राफ जीन के अंदर म्यूटेशन बहुत कॉमनली देखने को मिलता है। ठीक है, बट ऐसा नहीं कि रास फैमिली के ही जीन्स म्यूटेट होते हैं, इसके अलावा और भी फैमिली हैं जिनके अंदर म्यूटेशन देखने को मिलता है, लाइक नॉच म्यूटेशन और नॉच सिंगल ट्रांसडक्शन प्रोटीन म्यूटेशन। अगर ऐसा होगा तो हमको देखने को मिलेगा टी सेल ल्यूकेमिया, जैक जेनस चाइनीज म्यूटेशन देखने को मिल सकता है, ये हमको देखने को मिलता है पॉलीसाइथेमिया वीरा के केस में।
और एबीएल जो एबीएल जीन होता है उसके अंदर भी हमको म्यूटेशन देखने को मिलता है। तो एबीएल जीन के अंदर अगर म्यूटेशन होता है तो उसके लिए वजह से क्या होता है, टायरोसिन काइनेज जो होता है इसकी एक्टिविटी जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है। टायरोसिन काइनेज क्या है, सिग्नल ट्रांसडक्शन प्रोटीन है, इसकी जो एक्टिविटी है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है बिना किसी रिसेप्टर के, यानी कि नॉन रिसेप्टर, यानी बिना किसी रिसेप्टर के सिग्नल आए हुए ही इसकी एक्टिविटी बढ़ जाती है। सिग्नल ट्रांसडक्शन प्रोटीन में एक म्यूटेशन होने से एक चीज ये भी हो सकती है कि जीएफआर से मैसेज नहीं आ रहा है, ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर अगर मैसेज नहीं भेज रहा है तब भी ये खुद से सिग्नल ट्रांसडक्शन प्रोटीन खुद से मैसेज भेज रही है न्यूक्लियर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के पास कि जाओ क्या करो, सेल डिवीजन करो। तो ये एक अदर प्रॉब्लम भी हो सकती है। अब हम डिस्कस करेंगे वर्किंग ऑफ रास, कि ये जो रास है वो कैसे वर्क करती है, जो रास सिग्नल ट्रांसडक्शन प्रोटीन है वो कैसे वर्क करती है। तो मैंने आपको बताया कि कोई ग्रोथ फैक्टर है, उस ग्रोथ फैक्टर को रिसीव करने के लिए जीएफआर है, ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर है। ये जो ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर होता है ये फर्नेसाइल एंकर्स के साथ जुड़ा हुआ होता है, किसके साथ, रास प्रोटीन के साथ। अब ये जो रास प्रोटीन होती है ये इन द प्रेजेंस ऑफ जीटीपी व्हेन कन्वर्ट टू द जीडीपी, तो रास के साथ क्या होता है कि जब ये जीटीपी जीडीपी में कन्वर्ट होता है तभी रास एक्टिवेट होता है, और जब रास एक्टिवेट होता है तो ये एक्टिवेट करता है PI3 के पाथवे को और ब्राफ पाथवे को। जब ये दोनों पाथवे एक्टिवेट होते हैं तो ये दोनों पाथवे मैसेज भेजते हैं किसके पास, न्यूक्लियस ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के पास, और उससे सेल साइकिल और सेल ग्रोथ करवाते हैं। ठीक है, यह इंपॉर्टेंट बात समझने वाली यह है कि जो रास का एक्टिवेशन हो रहा है इसको कंट्रोल करना है, क्योंकि रास का एक्टिवेशन अगर अनकंट्रोल रहा तो ये अनकंट्रोल्डली एक्टिवेट करता रहेगा PI3 पाथवे को और ब्राफ पाथवे को, जिसकी वजह से अनकंट्रोल सेल डिवीजन होगा। तो इस रास को का एक्टिवेशन कंट्रोल होता है इस जीटीपी का जीडीपी में कन्वर्जन से। अगर जीटीपी जीडीपी में कन्वर्ट नहीं होगा तो रास एक्टिवेट नहीं होगा। तो अब ये जीटीपी जीडीपी में कन्वर्ट कैसे होता है, तो जीटीपी जीडीपी में कन्वर्ट होता है विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन, दैट इज गैप प्रोटीन और NF1 प्रोटीन। ठीक है, तो अगर प्रोटीन्स नहीं होंगी तो रास एक्टिवेट नहीं होगा। तो ये जो गैप प्रोटीन है इट इज जीटीपी बाइंडिंग प्रोटीन। तो गैप क्या है, बेसिकली यहाँ पे गैप है जीटीपी बाइंडिंग प्रोटीन। ये गैप क्या करता है, जीटीपी को किस में कन्वर्ट करता है, जीडीपी में कन्वर्ट करता है। तो अगर ऐसा नहीं है कि गैप ही इकलौती प्रोटीन है, और भी बहुत सारी प्रोटीन होती है। तो ये जो जीटीपी बाइंडिंग प्रोटीन है इनके अंदर अगर म्यूटेशन होता है तो उसकी वजह से ये जो कन्वर्जन है ये अफेक्ट होता है, और इस कन्वर्जन के अफेक्ट होने की वजह से हमारा जो रास है ये भी अफेक्टेड होता है। ठीक है, और इसी के बेसिस पे कुछ रास के टाइप्स भी हैं। अगर हम टाइप ऑफ रास की बात करें तो इट इज के रास, एच रास, एन रास। ठीक है, कहां, किससे याद रखेंगे आप, कहां, इससे याद रख सकते हैं आप, कहां। ठीक है, तो रास तीन तरह के होते हैं, के रास, एच रास एंड एन रास। अदर मेंबर्स भी होते हैं रास फैमिली के, दैट इज जीनेक एंड जीनेस। तो बेसिकली ये क्या है, ये क्या है, ये जीन्स है। और ये कौन से जीन्स है, जीटीपी बाइंडिंग प्रोटीन वाली। कौन से, जीटीपी बाइंडिंग प्रोटीन वाली। अच्छा, अगर के रास में म्यूटेशन होगा तो क्या देखने को मिलेगा, कोलोन कैंसर, पैंक्रियाटिक कैंसर, लंग कैंसर। अगर एच रास में म्यूटेशन होगा तो इट कॉजेज पिट्यूटरी कार्सिनोमा, यूरिनरी ब्लैडर कैंसर एंड रीनल सेल कार्सिनोमा। अगर एन रास में म्यूटेशन देखने को मिलेगा तो इट कॉज एक्यूट माइलोइड ल्यूकेमिया एंड मेलेनोमा। सिमिलरली जीनेक में म्यूटेशन होगा तो इट विल कॉज यूवियल मेलेनोमा एंड सोमेटोट्रॉफ एडिनोमा। सो दिस वाज ऑल अबाउट द रास म्यूटेशन। तो बट मैंने आपको बताया था कि रास म्यूटेशन ही म्यूटेशन नहीं है, इसके अलावा अदर भी जीन्स होते हैं जिनके अंदर म्यूटेशन हो सकता है जो सिग्नल ट्रांसडक्शन प्रोटीन के वर्किंग को अफेक्ट कर सकते हैं, लाइक ABL एंड BRAF। तो वी विल डिस्कस नाउ अबाउट द ABL। तो अगर ABL जीन में म्यूटेशन होता है तो क्या होता है, तो ABL जीन में म्यूटेशन होने की वजह से जो सिग्नल ट्रांसडक्शन प्रोटीन है टायरोसिन काइनेज, इसकी एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। यानी कि ये न्यूक्लियस है, ये सिग्नल ट्रांसडक्शन प्रोटीन है, और ये ग्रोथ रिसेप्टर है, ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर है। ठीक है, और ये है न्यूक्लियर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। ठीक है, होना यह था कि सिग्नल ट्रांसडक्शन प्रोटीन को यहां से मैसेज आने पर तब ये इंफॉर्मेशन आगे पहुंचानी थी, बट ये इस मैसेज के आने के बिना ही इस इंफॉर्मेशन को आगे प्रोसीड कर रहा है, यानी नॉन रिसेप्टर, बिना रिसेप्टर की प्रेजेंस के ही टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। अच्छा, अब इसका रीजन क्या है, तो इसका रीजन है BCR एंड ABL फ्यूजन ट्रांसलोकेशन। यानी होता क्या है कि आपका जो क्रोमोसोम नंबर 9 है, दिस इज क्रोमोसोम नंबर 9 एंड दिस इज क्रोमोसोम नंबर 22। तो क्रोमोसोम नंबर 9 से एक जीन होता है जिसको बोलते हैं ABL जीन। ये ABL जीन यहां से ट्रांसलोकेशन शो करता है और ये जाके जुड़ जाता है इस क्रोमोसोम नंबर 22 पे, जिसपे ऑलरेडी BCR जीन थोड़ा सा प्रेजेंट होता है। तो इसको हम बोलते हैं BCR ABL हाइब्रिड जीन। मैंने आपको क्या बताया, क्रोमोसोम नंबर 9 से ABL जीन कट के चला जाता है कहां, क्रोमोसोम नंबर 22 पे, 22 पे, और वहां ये जुड़ जाता है BCR जीन से। तो इसकी वजह से बनता है BCR ABL हाइब्रिड जीन, एंड दिस BCR ABL हाइब्रिड जीन कोड फॉर द BCR ABL टायरोसिन काइनेज। अब यहाँ पे क्या बन रही है, टायरोसिन काइनेज बन रही है। जब टायरोसिन काइनेज एक्सेस में बनेगी ड्यू टू दिस हाइब्रिड जीन, तो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा सिग्नल्स जाएंगे न्यूक्लियर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के पास, और यही यहां से क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा सेल ग्रोथ एंड सेल साइकिल होगी, अनकंट्रोल सेल डिवीजन होगा।
कितने अमाउंट में ये एबीएल जीन जाता है उस पर डिपेंड करता है कि कौन सा कैंसर कॉज होगा। अगर ये 190 किलो डाल्टन जाता है तो इट कॉजेज एक्यूट लिम्फाइड ल्यूकेमिया। अगर ये 210 किलो डाल्टन जाता है तो इट कॉज क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया। और ये अगर 230 किलो डाल्टन जाता है तो इट कॉज क्रोनिक न्यूट्रोफिलिक ल्यूकेमिया। ध्यान रखना कि जो टायरोसिन काइनेज की जो एक्टिविटी होगी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होगी वेट ऑफ द बीसीआर एबीएल फ्यूजन। जहां 190 किलो डाल्टन ही ट्रांसफर हुआ था, लेकिन इसकी जो टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी होगी वो सबसे ज्यादा होगी। यानी टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेट ऑफ बीसीआर एबीएल ट्रांसफ्यूजन। So this was all about the ABL gene mutation in the single transaction protein. Now we will discuss about the BRAF. तो BRAF क्या है? ये जो रास फैमिली है उसी का एक पार्ट है, उसके म्यूटेशन की बात कर रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, एक सिंगल पॉइंट म्यूटेशन होता है BRAF जीन में, और BRAF जीन में सिंगल पॉइंट म्यूटेशन होने की वजह से आपको हो सकता है हेरी सेल ल्यूकेमिया, लैंगरहैंस सेल हिस्टोसाइटोसिस, पैपिलरी कार्सिनोमा थायराइड, pyrocytic astrocytoma and melanoma and colon cancer. It may be due to the point mutation in the BRAF gene in the single transaction protein mutation. Now discussing about the 4 factor. तो मैंने आपको बताया थे 5 फैक्टर होते हैं, ग्रोथ फैक्टर, रिसेप्टर, सिंगल ट्रांजेक्शन प्रोटीन एंड न्यूक्लियर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एंड सेल ग्रोथ एंड सेल साइकिल। तो अब हम आते हैं 4th स्टेप पे, दैट इज न्यूक्लियर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर म्यूटेशन। यानी अगर न्यूक्लियर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के अंदर अगर कोई म्यूटेशन हो जाता है तो क्या होगा। अब आपको पता है कि जो न्यूक्लियर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होता है इसको क्या करना होता है, ये जो न्यूक्लियर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है ये क्या करता है, ट्रांसक्रिप्शन करता है। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन करता है तो उसे एमआरएनए बनाता है, फिर क्या करता है, ट्रांसलेशन करता है तो प्रोटीन बनाता है। तो ये प्रोटीन किसमें पार्ट प्ले करती है, फिर सेल ग्रोथ में एंड सेल साइकिल में। तो अगर यहां म्यूटेशन हो जाएगा तो जो हमारे नॉर्मल जीन्स थे जिनको नॉर्मल एक्सप्रेशन देना था वो अब नॉर्मल एक्सप्रेशन शो नहीं करेंगे। अब वहां पे नॉर्मल प्रोटीन नहीं बनेंगी, वहां पे बनेंगी ऑन्को प्रोटीन। क्या बनेंगी, ऑन्को प्रोटीन बनेंगी। सो बेसिकली इट कॉजेस रेगुलेटरी डिस्टर्बेंसेस इन द एक्सप्रेशन ऑफ द प्रोग्रोथ जीन्स एंड साइक्लिन्स दैट कंट्रोल एंड रेगुलेट सेल ग्रोथ एंड सेल साइकिल। तो जो नॉर्मल जीन्स बन रहे थे, नॉर्मल प्रोटीन बन रही थी, उनकी जगह अब ऑन्को प्रोटीन बनेंगी एंड दिस ऑन्को प्रोटीन नाउ रेगुलेट द सेल साइकिल। ठीक है, तो ऐसे कौन से जीन है इस न्यूक्लियर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के जिसके अंदर हमको म्यूटेशन देखने को मिलता है, तो उसमें से मोस्ट कॉमन जो जीन है वो है मिक जीन। ठीक है, अगर मैं नॉर्मल फंक्शन बताऊं मिक जीन का, तो मिक जीन का जो नॉर्मल फंक्शन होता है इट रेगुलेट द एक्सप्रेशन ऑफ मेनी जीन। हमारी बॉडी में जो नॉर्मल जीन्स है वो कैसे एक्सप्रेस करेंगे उसको कंट्रोल करता है मिक जीन। सिर्फ जीन की प्रेजेंस काफी नहीं होती, एक्सप्रेशन ऑफ जीन भी जरूरी होता है, और जीन को एक्सप्रेस करने के लिए एक अच्छा इंटरनल एनवायरनमेंट और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट दोनों चाहिए होते हैं, तभी जाके जीन अपने आप को एक्सप्रेस करता है। तो मिक जीन जो होता है वो एक्सप्रेशन ऑफ जीन को भी कंट्रोल करता है। साथ ही साथ जो मिक जीन होता है वो टीलोमरेज की जो एक्टिविटी होती है उसका जो एक्सप्रेशन होता है उसको भी रेगुलेट करता है। क्योंकि अगर किसी सेल के अंदर टीलोमरेज हाइपर एक्टिविटी शो करने लगेगा तो उस सेल के अंदर अनकंट्रोल सेल डिवीजन करने की कैपेसिटी आ जाएगी। क्योंकि हर बार सेल डिवीजन होता है तो क्या होता है, टीलोमरेज का साइज छोटा होता है, और जो सेल के अंदर जो लिमिटेड सेल डिवीजन की कैपेसिटी होती है वो इस टीलोमरेज की वजह से ही होती है। ठीक है, तो अगर ये टीलोमरेज अपनी एक्टिविटी शो करेगा तो सेल के पास क्या आ जाएगी, अनकंट्रोल सेल डिवीजन कैपेसिटी आ जाएगी। इसलिए जरूरी है कि इसको कंट्रोल करना, और इसको कौन कंट्रोल करता है, मिक जीन कंट्रोल करता है। इसी के साथ साथ जो मिक जीन होता है वो उन कम जीनों में से एक है जो किसी भी सोमेटिक सेल को प्लूरिपोटेंट सेल में कन्वर्ट होने से रोकते हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि अगर आपकी कोई नॉर्मल सेल प्लूरिपोटेंट सेल में कन्वर्ट हो जाएगी तो आपको पता है कि जो प्लूरिपोटेंट सेल होती है उनके अंदर बहुत ही ज्यादा हाई कैपेसिटी ऑफ डिवीजन होती है और वो किसी भी तरह की सेल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो एक बार सेल आपकी डिफरेंशिएट हो गई, वो वापस डी डिफरेंशिएशन करके प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल में ना कन्वर्ट हो जाए, इसलिए उसमें किसका रोल रहता है, मिक जीन का रोल रहता है। अगर इस मिक जीन में आपको अगर म्यूटेशन देखने को मिलता है तो कई तरह की कैंसर हो सकते हैं, लाइक सीमिक, एलमिक एंड एनमिक। अगर सीमिक जीन में म्यूटेशन होता है इट कॉज बर्किट्स लिम्फोमा। अगर एलमिक जीन में म्यूटेशन होता है इट मे कॉज लंग कैंसर, एंड एनमिक जीन में म्यूटेशन होता है तो इट मे कॉज न्यूरोब्लास्टोमा। बर्किट लिम्फोमा के बारे में थोड़ा डिटेल में बात कर लेते हैं। इट अकर्स इन द चिल्ड्रन, और इसमें बेसिकली होता कैसे, इसमें ट्रांसलोकेशन देखने को मिलता है बेसिकली बिटवीन द क्रोमोसोम नंबर 8 एंड क्रोमोसोम नंबर 14। क्रोमोसोम नंबर 8 से मिक जो ऑन्कोजीन होता है वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है, ट्रांसलोकेट हो जाता है क्रोमोसोम नंबर 14 के लिए। क्रोमोसोम नंबर 14 पे जो आईजी जीन होता है ये मिक ऑन्कोजीन उसके साथ बाइंड कर जाता है, और बाइंड करके जो नया हाइब्रिड जीन बनता है वो क्या करता है, मिक प्रोटीन का फॉर्मेशन कराता है, और मिक प्रोटीन क्या कराते हैं, रैपिड सेल ग्रोथ एंड सेल डिवीजन कराते हैं, जिसकी वजह से हमें बर्किट लिम्फोमा देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसके अलावा भी कई न्यूक्लियर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होते हैं, लाइक रेल जीन,
जून एंड फर्स्ट जीन. जिसमें रेल जीन इट इज एसोसिएटेड विद द Hodgkin's lymphoma. So this was all about the fourth factor. Now we will discuss about the last factor, and last factor is सेल साइकिल फेज. यानी वो वाले जीन्स जो सेल साइकिल को कंट्रोल करेंगे, और ये सेल साइकिल कैसे स्मूथली प्रोग्रेस होती है फ्रॉम वन फेज टू सेकंड फेज, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. साथ ही साथ सेल साइकिल में अगर म्यूटेशन होगा तो क्या होगा, सेल साइकिल को कंट्रोल करने वाले जो जीन्स है उनके अंदर म्यूटेशन होगा तो क्या होगा, और सेल साइकिल का इनहिबिशन कैसे होता है वो भी हम समझेंगे. तो अगर आपने बचपन में अगर सेल साइकिल समझी है तो आपको पता है कि जो G0 फेज होता है वो इनएक्टिव फेज होता है. इससे फिर सेल जाती है G1 फेज में. जब सेल G1 फेज में जाती है तो उसका मतलब ये कि सेल एंटर कर रही है सेल साइकिल में. यहां सेल के पास चांसेस होते हैं कि ये वापस इनएक्टिव फेज में चली जाए. यानी कि G2 से G1 और G1 से G0 जाना, ये कैसा है, इरिवर्सिबल प्रोसेस है. यहां से सेल वापस का रास्ता चुन सकती है. इसके बाद सेल एंटर करती है एस फेज में. ठीक है, अब जो अगर सेल एस फेज में एंटर कर चुकी है तो इसके पास अब वापस जाने की रास्ता नहीं है. ये G1 से G0 जा सकती थी, लेकिन एस फेज कंप्लीट करने के बाद ये वापस G1 या वापस G0 में नहीं जा सकती. अब इसको डिवाइड ही करना पड़ेगा. तो जो प्रॉपर सीक्वेंस होता है वो होता है G1 टू S, S टू G2 एंड G2 टू M फेज. तो ये तो ग्रोथ फेज होते हैं, ये तो ग्रोथ फेज होते हैं, और ये डिवाइड करने वाला फेज होता है. देखो, जिस टाइम पे आप इनएक्टिव हैं, सो रहे हैं, या फिर जब आप उठ के जागे हैं, कब जागेंगे कुछ पता नहीं है. तो G0 और G1 का जो टाइम होता है वो वेरिएबल होता है. कितने टाइम के लिए आप इनएक्टिव रहे, सोते रहे, तब जाके आप जगह कुछ पता नहीं है, यानी वेरिएबल टाइम होता है. लेकिन G0 फेज और G1 फेज का जो टाइम होता है वो वेरिएबल होता है. लेकिन जो S फेज होता है उसका टाइम फिक्स होता है, इट टेक 6 आवर्स. G2 फेज का भी टाइम फिक्स होता है, इट टेक्स 4 आवर्स. एंड M फेज फिक्स होता है, इट टेक्स 2 आवर्स इन द ह्यूमंस. ठीक है, अब मैं आपको आपने ये बचपन में ये भी सुना होगा कि जब हमारी सेल डिफरेंट फेजेस में होती है तो कुछ चेक पॉइंट्स होते हैं जो सेल डिवीजन को कंट्रोल करते हैं. तो बेसिकली 2 चेक पॉइंट्स होते हैं हमारी सेल साइकिल में. एक तो होता है G1 फेज और G1 फेज और S फेज के बीच में, तो फर्स्ट चेक पॉइंट होता है जिसको हम G1S बोलते हैं. और दूसरा चेक पॉइंट होता है G2 फेज और M फेज के बीच में, जिसको हम बोलते हैं G2M चेक पॉइंट. ठीक है, जो फर्स्ट चेक पॉइंट होता है G1S, जो पहला चेक पॉइंट होता है, इसको रेगुलेट किया जाता है P53 जीन के द्वारा. P53 जीन को हम पॉलिसफेन जीन या फिर गार्जियन ऑफ जीनोम भी बोलते हैं. क्यों बोलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे. दूसरा होता है RB जीन, इसको हम बोलते हैं गवर्नर ऑफ जीनोम. तो ये दोनों जो जीन होते हैं ये मिलकर इस चेक पॉइंट को कंट्रोल करते हैं. और उसी तरीके से जो सेकंड चेक पॉइंट है G2M, ये रेगुलेट किया जाता है P53 जीन के द्वारा, साथ ही साथ बरका जीन के द्वारा. ठीक है, अच्छा, अब ये जो हमारे सेल है ये डिफरेंट फेजेस में जा रही है. लाइक G1 से S में जा रही है, S से G2 में जा रही है, G2 से M फेज में जा रही है. तो ये स्मूथली एक फेज से दूसरे फेज में चली जाए तो इसके लिए क्या होता है, तो इसके लिए होते हैं साइक्लिन्स और CDK. साइक्लिन्स और CDK इस बात का ख्याल रखते हैं कि ये जो सेल है वो एक फेज से दूसरे फेज में स्मूथली जाए, कोई दिक्कत ना आए. ठीक है, लेकिन अगर साइक्लिन में म्यूटेशन हो जाए तो, यानी म्यूटेशन ऑफ साइक्लिन D1, तो इट कॉज मेंटल सेल लिम्फोमा. और CDK में म्यूटेशन हो जाए तो म्यूटेशन ऑफ CDK4 कॉजेस ग्लियोब्लास्टोमा. तो कैसे साइक्लिन्स और CDK मिलके सेल का जो स्मूथ वे है उसको क्लियर करते हैं, समझिएगा. साइक्लिन D CDK4 एंड 6 के साथ मिलके इस बात को इंश्योर करता है कि सेल G0 फेज से G1 में जाए और G1 से S फेज में जाए. साइक्लिन E CDK2 के साथ मिलके ये प्लान करता है कि कैसे DNA रेप्लिकेशन S फेज में होगा, उसकी प्रिपरेशन करनी है. साइक्लिन A CDK2 के साथ मिलके ये तैयारी करता है, एक्टिवेट करता है सेल को कि DNA रेप्लिकेशन कराया जाए इनसाइड द न्यूक्लियस इन द S फेज. क्योंकि साइक्लिन K जो होता है वो CDK1 के साथ प्रमोट करता है असेंबली ऑफ माइटोटिक स्पिंडल इन सेल को प्रिपेयर करता है फॉर द साइटोप्लाज्मिक डिवीजन, फॉर द साइटोकाइनेसिस. तो दिस वाज ऑल अबाउट द सेल साइकिल फेज एंड इट्स म्यूटेशंस. ठीक है, म्यूटेशन यहां थे ये दो इंपोर्टेंट, साइक्लिन में एंड CDK4 में. ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे सेल साइकिल इनहिबिशन, कि कैसे सेल साइकिल को रोका जाता है नॉर्मली हमारी बॉडी में. तो नॉर्मली हमारी बॉडी में जो सेल साइकिल है उसको रोका जाता है विद द हेल्प ऑफ CDK इनहिबिटर. CDK इनहिबिटर क्या करते हैं, वो इन साइक्लिन्स को CDK को स्टॉप कर देते हैं, इनकी फंक्शन भी रोक देते हैं. तो ये स्मूथ ट्रांजिशन कर रहे थे ना साइक्लिन CDK मिलके, इन दोनों के काम को रोक देते हैं. कौन, CDK इनहिबिटर. CDK इनहिबिटर बेसिकली 2 फैमिली के होते हैं, एक है सिप फैमिली और दूसरा है INK4 एंड ARF फैमिली. सिप फैमिली में बेसिकली 3 जीन होते हैं, P21, P27 एंड P57. P21 मेनली जो जीन होता है वो रोकता है सेल साइकिल को. इसको कहां से मैसेज आता है कि सेल साइकिल को रोकना है, P21 को कौन बताता है कि सेल साइकिल को रोकना है, तो इट इज इंस्ट्रक्टेड बाय द P53 जीन. ठीक है, एक और फैमिली है INK4 या ARF फैमिली जो सेल साइकिल को इनहिबिट करती है. इसमें 2 जीन है, P14 एंड P16. P16 के बारे में याद रखना है कि अगर इस जीन में म्यूटेशन होता है तो इट मे कॉज अदर डिसीज लाइक पैनक्रियाटिक कैंसर, स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा एंड मेलानोमा. ये वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.